नमस्कार। आज हम बात करेंगे भरतकृत नाट्यशास्त्र के बारे में। महर्षि भरत ने जो ग्रंथ लिखा नाट्यशास्त्र, वो संगीत पर तो पूरी तरह आधारित नहीं है, लेकिन संगीत की हर एक विधा को, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को उन्होंने उस शास्त्र में इंक्लूड किया है। नाट्य के जो एक भाग की तरह उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है, लेकिन उसको इतना विस्तृत वर्णन है कि वो अपने आप में पूरा एक संगीत का ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र की रचना जो है उसका समय 200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। कहीं कुछ इस समय को लेकर संशय भी है कि ये सही समय है या नहीं, या इससे पहले का ये ग्रंथ है, पर लगभग इसी समय के बीच का इसको माना जाता है अधिकतर शास्त्रकारों द्वारा। इसमें उस समय के संगीत के बारे में प्रचुर मात्रा में बहुत विस्तृत रूप में जानकारी दी गई है। भरतकृत नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं और इनमें अधिकतर नाट्य से ही संबंधित है। देखिए, नाट्य जो है उसमें संगीत एक अंग के रूप में विद्यमान होता है। वाद्यों का चाहे संचालन हो या पार्श्व संगीत का उसमें उपयोग हो, या फिर गाने का, या फिर किसी भाव को, दृश्य को दिखाने के लिए उस तरह के संगीत के लिए, तो संगीत नाट्य का एक अंग है। उस अंग के आधार पर ही भरत ने नाट्यशास्त्र में संगीत का वर्णन किया है, लेकिन वो वर्णन इतना विस्तृत है कि उस समय के संगीत के बारे में बहुत अधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब संगीत से संबंधित जो इसके अध्याय हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, चौथे अध्याय में नृत्य विषय के बारे में बात की है। देखिए, संगीत की जब बात की जाती है तो गीत, वाद्य और नृत्य, ये तीनों विधाओं को उसमें इंक्लूड किया जाता है। ये तीनों ही विधाएं संगीत की विधाएं हैं। इन तीनों को मिलाकर ही संगीत पूर्ण होता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो चौथे अध्याय में नृत्य के विषय में बात की गई है। छठे और सातवें अध्याय में भाव और रस का वर्णन किया गया है। इसके बाद 13वें अध्याय में रस और भाव की गति और उसके अन्य जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में वर्णन मिलता है। 19वें अध्याय में स्वरों का रस में विनियोग और 3 स्थान, काकू, जो भेद है वो, अलंकार, ये सब चीज़ों का वर्णन 19वें अध्याय में प्राप्त होता है। इसके बाद 28वें अध्याय में वाद्य के भेद, स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना, जाति, जाति के लक्षण आदि, इन सभी विषयों का समावेश किया गया है। इसके बाद बारी आती है 29वें अध्याय की। 29वें अध्याय में जाति तथा रस, अलंकार, धातु, वीणा के प्रकार आदि पर चर्चा की गई है। 30वें अध्याय में सुशील वाद्यों का वर्णन किया गया है। देखिए, हम सिर्फ उन अध्यायों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो पूरी तरह संगीत से संबंधित है। नाट्य के ग्रंथ के रूप में ये पूरा नाट्यशास्त्र जो है वो नाट्य ग्रंथ है पूरा। नाट्य से संबंधित सारी छोटी से छोटी चीज़ों का उसमें समावेश है और उसी के एक अंग के रूप में संगीत का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो हम सिर्फ संगीत से जुड़े अध्यायों के बारे में ही बात करेंगे। इसके बाद 31वें अध्याय में लय और ताल का वर्णन दिया गया है। 32वें अध्याय में ध्रुवाभेद, गान प्रकार, गायक के गुण आदि, तो जो ये सारी विषय हैं उनका समावेश 32वें अध्याय में किया गया है। इसके बाद 33वें अध्याय में वादन, वाद्य, वादक के लक्षण, 18 जातियाँ जो उस समय प्रचलित थीं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए, मुख्य रूप से तो 28वें अध्याय से लेकर और 33वें अध्याय तक संगीत के विषय में काफ़ी हद तक जानकारी मिल जाती है। ये तो क्रमानुसार एक के बाद एक सारे अध्याय हैं, पर जैसे कि मैंने बताया, चौथे में, छठे, सातवें अध्याय में, 13वें में, 19वें में, तो ये जो बीच बीच में भी अध्याय हैं उसमें भी चर्चा इसकी की गई है। भरत ने नाट्यशास्त्र में नाद के एक स्थान में कई नाद माने हैं। 22 श्रुतियों का वर्णन किया है, 7 शुद्ध स्वरों का वर्णन किया है। इसके अलावा विकृत स्वरों के जो वर्णन है उसमें उन्होंने 2 विकृत स्वर माने हैं, अंतर्गंधार और काकली निषाद। इसके अतिरिक्त भरत ने सारना पद्धति का भी वर्णन किया है कि किस तरह सारना की जाती है और हमें किस तरह प्रमाण श्रुति प्राप्त होती है। उसके आधार पर अन्य अलग अलग सारना में हमें कौन कौन से, कितनी श्रुतियाँ और कितने स्वर प्राप्त होते हैं ये हम चर्चा सारना पद्धति वाला जो टॉपिक है उस पर करेंगे।
इसके अलावा भरत ने 14 मूर्छनाओं, 2 ग्राम और 18 प्रकार की जातियों का वर्णन किया है। भरत ने 4 प्रकार की गीतियों का वर्णन किया है। रस और चित्रा, मत्त, कोकिला आदि वीणाओं का वर्णन किया गया है। वृंदवादन के लिए भरत ने कुतुब शब्द का प्रयोग किया है और वृंदवादन के जो नियम प्रकार आदि हैं उसके बारे में भी उन्होंने इस ग्रंथ में चर्चा की है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लगभग 6-7 अध्याय ऐसे हैं जिनमें संगीत के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। इसके बाद बात करते हैं संगीत रत्नाकर की। संगीत रत्नाकर ग्रंथ पंडित शारंगदेव द्वारा लिखा गया है और इस ग्रंथ को भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ की बहुत इम्पोर्टेंस है भारतीय संगीत के लिए। ये आधार ग्रंथ माना जाता है और इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं भी हुई हैं। अब ये टीकाएं जो जिनके द्वारा की गई है उनके नाम भी आप ध्यान रखिए तो अच्छा रहेगा। एक तो है सिंह भूपाल और एक है कल्लीनाथ। इन दोनों के द्वारा टीकाएं की गई हैं संगीत रत्नाकर ग्रंथ पर। इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं। स्वराध्याय, रागाध्याय, तालाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, वाद्याध्याय और नर्तनाध्याय। एक एक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। स्वराध्याय पहला जो अध्याय है उसमें शारंगदेव ने नाद, श्रुति, स्वर, स्वरों के रंग, देखिए कहाँ तक इन्होंने चर्चा की है। स्वरों के रंग, वर्ण, देवता आदि इन सभी विषयों पर उन्होंने लिखा है। इसीलिए इस ग्रंथ को भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ कहा गया है कि इसमें नाट्य शास्त्र के बाद ये पहला ऐसा ग्रंथ था जिसमें संगीत के बारे में इस हद तक विस्तृत रूप से उस समय के संगीत का वर्णन मिलता है। इसके अलावा ग्राम, मूर्छना, जाति प्रकार, तान प्रकार और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों का समावेश इन्होंने किया गया है पहले अध्याय में, जिसमें साधना प्रक्रिया जो है वो उसका वर्णन है, जाति गायन है, गीतियों का व्याख्या उन्होंने की है। इसके अलावा 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वरों का परिचय इन्होंने इस प्रथम अध्याय में ही दिया है। देखिए भरत ने तो 7 शुद्ध स्वर और विकृत स्वर कितने बताए गए थे भरत द्वारा? 2, जबकि रत्नाकर में विकृत स्वर 12 बताए गए हैं। इसके बाद बारी आती है रागाध्याय यानी कि दूसरे अध्याय की। इस राग में ग्राम राग, उनके उपराग, भाषा राग, विभाषा राग, रागांग, भाषांग, क्रियांग आदि जो इसके उपभाग हैं, इन सब की चर्चा रागाध्याय में की गई है। तीसरा है प्रकीर्णाध्याय। इसमें गायक के गुण और दोष, गमक, स्थान, रागालप्ति, कुतुब आदि का वर्णन किया गया है। कुतुब जैसा कि मैंने बताया वृंद वादन जो है उसके लिए, ऑर्केस्ट्रा के लिए कुतुब शब्द का प्रयोग किया गया है। शब्द के गुण, दोष, गायकी के लक्षण आदि पर भी इसी अध्याय में चर्चा की गई है। इसके बाद है प्रबंधाध्याय। इस अध्याय में गांधर्व, गान, निबद्ध, अनिबद्ध, 75 प्रकार के प्रबंध, जाति आदि का वर्णन हमें मिलता है। अब देखिए आपके सिलेबस में जो चीज़ें आई हैं उसका जो जहाँ तक मैटर मिल पाता है वो इस ग्रंथ से काफ़ी हद तक हमें मिल जाता है। जैसे निबद्ध, अनिबद्ध है या गांधर्व है या गान है या प्रबंधों के प्रकार हैं, उनकी जातियाँ हैं, इन सब का वर्णन जो है वो इसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद है 5वां तालाध्याय। तालाध्याय में मार्ग, ताल, गीत, देशी ताल आदि तालों का वर्णन किया गया है जो उस समय में प्रचलित थी। 121 तालों का परिचय इस तालाध्याय में रत्नाकर में दिया गया है। इसके बाद बारी आती वाद्याध्याय की। तो वाद्याध्याय जो है उसमें तत्, शुशिर, धन, अवनद आदि ये जो 4 प्रकार हैं वाद्यों के, उनका वर्णन, उनका परिचय, उनकी बनावट, उनकी शैली, उनके गुण, दोष आदि सभी का मतलब फुली डेमोस्ट्रेशन, उस मतलब माफ़ कीजिए फुली डिस्क्रिप्शन उसमें दिया गया है। नर्तनाध्याय जो है उसमें नृत्य, नाट्य, शरीर के अंगों पर अभिनय आदि का वर्णन दिया गया है। नर्तनाध्याय में देखिए नृत्य जो है उसमें अभिनय का अंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। किस तरह भाव दर्शाने हैं, किस तरह आपको ना जो स्थिति है उसको अपने नृत्य से, अपने अभिनय से प्रस्तुत करना है, तो उसके आधार पर उसमें जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके, उन सभी का वर्णन इसमें मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।